Hey everyone, a very good morning to all of you and welcome back to the Layman Way, जहाँ पे हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2022। और आज हम लास्ट लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था, है ना। और इसमें हम इन्वायरमेंट ख़त्म करके साइंस एंड टेक भी हम ख़त्म कर देंगे और फिर इसमें हम ज्योग्राफी स्टार्ट भी कर देंगे। थोड़ा एक दो आर्टिकल हम ज्योग्राफी के भी कर लेंगे, है ना। तो हम इन्वायरमेंट ख़त्म करेंगे, साइंस एंड टेक ख़त्म करेंगे और ज्योग्राफी का भी थोड़ा सा पार्ट हम देखेंगे, है ना। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट स्टॉकहोम प्लस 50। तो ये स्टॉकहोम प्लस 50 क्या है? ये बेसिकली इंटरनेशनल मीटिंग है ना, जिसको गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन ने ऑर्गेनाइज़ किया था, होस्ट किया था बेसिकली। और इसको बुलाया किसने था इस मीटिंग को? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। कहाँ पे? स्टॉकहोम स्वीडन में, है ना। तो बस आपको यही याद रखना है। इसकी थीम क्या थी? अ हेल्दी प्लानट फॉर प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अवर अपॉर्चुनिटी, है ना। तो इसलिए ये इसकी थीम है, अ हेल्दी प्लानट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ऑल, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी आवर अपॉर्चुनिटी, है ना। तो इसका नाम क्यों है स्टॉकहोम प्लस 50? क्योंकि 50 साल हो चुके हैं जब पहली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, है ना। तो जो 1972 में यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट हुई थी, उसके 50 साल को सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली ये स्टॉकहोम प्लस 50 की मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, है ना। तो हम स्टॉकहोम बेसिकली कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं जो 50 साल पहले हुई थी, है ना। तो 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट हुई थी स्टॉकहोम में, जिसको हम स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं ना। इट वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस टू मेक द एनवायरनमेंट अ मेजर इशू, है ना। तो पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एनवायरनमेंट को सेंट्रल फोकस रखा गया था और स्टॉकहोम डिक्लेरेशन इसमें अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। और इसके साथ ही स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के साथ ही यूएनईपी का हमने यूएनईपी बनाया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जो बॉडी है ना, जिसके बारे में हम काफ़ी बात करते रहते हैं। तो वो इसी कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनी थी, है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगला आर्टिकल बात करते हैं अबाउट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन रिपोर्ट, है ना। तो किसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज़ किया है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन हाउस गैस का कितना एमिशन हो रहा है उसकी रिपोर्ट होगी, है ना। उसको कंपेयर करके उसकी रिपोर्ट होगी। तो इसमें इस रिपोर्ट ने ये बताया कि 2020 में जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है वो स्लाइटली कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2019, बट स्टिल बहुत ज़्यादा है ना। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट जो है अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो किसने क्या बताया? द इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम 2019 टू 2020 वॉज स्लाइटली लोअर देन दैट ऑब्जर्व फ्रॉम 2018 टू 2019, है ना, बट हायर देन द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ओवर द पास्ट डिकेड, है ना। तो लास्ट 10 साल में अगर हम बात करें तो एवरेज से ऊपर ही है ग्रोथ रेट, है ना। तो इन्होंने 2 साल को कंपेयर किया है, 2018 से 2019, है ना, और 2019 से 2020, है ना। तो 2019 से 2020 में एमिशन थोड़े कम हुए हैं, बस ये रिपोर्ट यही बोल रही है। बट डेकेडल ग्रोथ रेट जो है, मतलब 10 साल का जो ग्रोथ रेट है एमिशंस में, वो अभी भी एवरेज से ऊपर है ना। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज़ किया है? वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और ट्रिग्नोटेरस कोरोना के बारे में बात करते हैं, है ना। ट्रिग्नोटेरस ट्रिग्नोटेरस बोलते हैं, वैसे पीस आइलैंड होता है इसमें। ट्रिग्नोटेरस कोरोना के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? नया वेरिएंट तो नहीं कहीं कोरोना का? आजकल इतने वेरिएंट आ रहे हैं ना। नहीं नहीं, नया वेरिएंट नहीं है ये। बेसिकली क्या है? ये बीटल की स्पीशीज़ है जो कोरोना वायरस के नाम पे इसका नाम दे दिया गया है, बस और कुछ नहीं है। न्यू स्पीशीज़ है बीटल की। कहाँ मिली है? इंडोनेशिया के सुलवेसी आइलैंड में इसको डिस्कवर किया गया है ना। और ये ऐसा नहीं है कि कोई पहली इंसेक्ट की स्पीशीज़ है जिसका नाम कोरोना पे दिया गया। पहले भी अप्रैल 2021 में एक कैडिश फ्लाई की स्पीशीज़ थी, है ना, जो इंसेक्ट होता है, एक मॉथ लाइक इंसेक्ट होता है ना, उसकी स्पीशीज़ थी, उसको भी ऐसे नाम दिया गया था। उसका नाम क्या था? पोटामोफिलैक्स कोरोना वायरस, इस टाइप से उसको नाम दिया गया था, है ना। तो ये पहली स्पीशीज़ नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। क्या है? ये बीटल की स्पीशीज़ है, ठीक है। उसके बाद सुलवेसी आइलैंड के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये वन ऑफ द 4 ग्रेट सुंडा आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में, है ना। इट इज़ अ क्यूरियसली शेप्ड आइलैंड विथ 4 डिस्टिंक्ट पेनिनसुलास दैट फॉर्म 3 मेजर गल्फ्स, है ना। 3 गल्फ्स बनाते हैं, है ना। उसके बाद 4 डिस्टिंक्ट पेनिनसुला हैं, ठीक है। उसके बाद तोमनी जो है, जो इसके नॉर्थ ईस्ट पे लोकेटेड है ना। तोलो इसके ईस्ट पर है और बोने इसके साउथ पर है ना। तो यहाँ पे ये आइलैंड है ना। तो इसके नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली यहाँ पे आपका तोमनी है जो कि लार्जेस्ट आइलैंड है ना। उसके बाद आपका ईस्ट में इधर टोलो है ना।
टोलो और फिर साउथ में आपके मिल जाएगा आपको बोन, है ना। तो ये 3 आइलैंड्स, 4 आइलैंड्स का बेसिकली ग्रुप है ना। 3 मेजर गल्फ हैं, ये गल्फ हैं बेसिकली, तोमनी, तोमनी, टोलो और बोन, ये 3 जो हैं ये गल्फ्स हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और बुगन, ये क्या नाम है, बुगन लायो सिशला, बुगुन लायो सिशला के बारे में बात करते हैं ना। तो एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज हो रहा है ईगलनेस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, है ना, जो कि है कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये क्या है, ये एक बर्ड की स्पीशीज़ है, ये है बेसिकली, दिस इज़ अ बर्ड, है ना, ये है बुगन, ठीक है। तो इसको सबसे पहले स्पॉट किया गया था 1995 में अरुणाचल प्रदेश में। IUCN स्टेटस इसका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ठीक है। तो इस 2018 में बेसिकली ये जो अवार्ड मिलता है ना, वाइल्ड लाइफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड, वो इनको मिला था, किनको, सिंगचुंग बुगन विलेज कम्युनिटी रिजर्व को मिला था, इसी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना। तो इनको ये कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ का अवार्ड दिया था किसने, इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड बेसिकली जो मिलता है उसमें मिला था, किस कैटेगरी में, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कैटेगरी में, फॉर इट्स एफर्ट्स टू कंजर्व बुगन लायोशला, है ना। तो इस स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए इनको अवार्ड मिला था, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो ये क्या है, क्लाइमेट, कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो कितना वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज से लेकर, उसको उसकी उसकी वल्नरेबिलिटी को इन्होंने वो किया है, मतलब उसके उसके बेसिस पे कि कौन स्टेट कितना वल्नरेबल है, उसके बेसिस पे स्टेट्स को रैंक किया है ना। किसने किया है, काउंसिल ऑन एनर्जी इन्वायरमेंट एंड वाटर ने, है ना, एक नॉन फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना। इसमें 183 हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूड किए गए, कहाँ के, आसाम के, आंध्र प्रदेश के, नहीं सॉरी, 183 टोटल हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा वनरेबल है। उसमें से टॉप पर कौन कौन है, आसाम, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका और बिहार, है ना। ये सबसे ज़्यादा वनरेबल हैं क्लाइमेट चेंज को लेकर, जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, है ना। तो ये वाले जो सारे स्टेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं, टॉप वनरेबिलिटी है इनकी, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स, है ना। क्विक रिवीजन जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला आर्टिकल कौन सा है। तो पहला आर्टिकल इज़ अबाउट ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंगिटिस, है ना। तो ये सबसे पहले किसने रोड मैप रिलीज़ किया है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उनके पार्टनर से मिलकर पहली ऐसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी बनाई है जो जिससे हम मेनिंगिटिस को बेसिकली रिमूव करेंगे, क्योर करेंगे, डिफीट करेंगे, है ना। जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइज। आगे बढ़ते हैं, है ना। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मेनिंगिटिस को डिफीट करने के लिए WHO ने एक ग्लोबल रोड मैप, WHO और उनके पार्टनर से एक ग्लोबल रोड मैप लॉन्च किया है, और ये एक पहला ग्लोबल स्ट्रैटेजी है मेनिंगिटिस को डिफीट करने के लिए, है ना। जो स्ट्रैटेजी है जिसका नाम है द ग्लोबल रोड मैप टू डिफीट मेनिंगिटिस बाय 2030, ये क्या करता है कि हम एपिडेमिक जो है बैक्टीरियल मेनिंगिटिस का, उसको हम डिफीट करेंगे, है ना, जो कि एक डेडलीस्ट फॉर्म ऑफ डिसीज़ है ना। डेथ्स को हम 70% से रिड्यूस करेंगे और केसेस जो हैं उसको हम 50% तक रिड्यूस कर देंगे, है ना। तो ये इसमें इनका रोड मैप है कि हम जो डेथ्स है उसको 70% से रिड्यूस करेंगे और जो नंबर ऑफ केसेस जो डिटेक्ट है उनको 50% कर देंगे, है ना। ये था रोड मैप। अब उसके बाद एक बार मेनिंगिटिस की बात कर लेते हैं, क्या है ये। इसमें बेसिकली स्वेलिंग हो जाती है किसकी, जो ब्रेन्स में मेम्ब्रेन्स होती हैं, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स उनकी, और स्पाइनल कॉर्ड में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी जो है वो स्वेलिंग हो जाती है ना। तो ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन है ना, कॉज बाय बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, है ना। अब जैसे इंजरीज होती हैं, कैंसर होता है, कुछ सर्टेन ड्रग्स होती हैं, है ना, और कुछ और जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे भी ये मेनिंगिटिस कॉज हो सकता है ना, उससे भी स्वेलिंग आ सकती है, ठीक है। इसके लिए अवेलेबल वैक्सीन्स हैं कुछ मेनिगोकॉकल, होम्योफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, है ना, एंड न्यूमोकॉकल वैक्सीन्स, ये इसके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जिससे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो रेंज ऑफ एंटीबायोटिक्स इसमें दी जाती हैं, है ना, जिसमें पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है और सेफ्ट्रिएक्सोन है ना। तो ये सारी दवाइयाँ हैं जो इसमें दी जाती हैं, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं और लूसी मिशन के बारे में बात करते हैं। तो ये लूसी मिशन किसका है, ये नासा का मिशन है। इसमें नासा क्या कर रहा है, इसमें नासा बेसिकली जो जुपिटर के पास जो एस्ट्रॉयड है ना, और ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स, है ना, वहाँ पे एटलस वी रॉकेट को अपना भेजेगा ये, है ना, ताकि वहाँ के एस्ट्रॉयड को स्टडी किया जा सके, है ना। तो दिस इज़ लूसी मिशन। उसके बाद ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स की अगर हम बात करते हैं तो ट्रोजन एस्ट्रॉयड्स क्या हैं,
ये ग्रुप ऑफ एस्ट्रॉइड्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, 7000 इन नंबर है, दैट शेयर प्लैनेट्स जुपिटर्स ऑर्बिट अराउंड द सन। तो जुपिटर जैसे मान लो ये सन है ना, तो जुपिटर यहाँ पे जो ये ऑर्बिट कर रहा है, वैसे ही खूब सारे यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स हैं, है ना, जो इसी ऑर्बिट में चल रहे हैं, है ना, खूब सारे यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी हैं। तो खूब सारे ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो इसी ऑर्बिट में चल रहे हैं जिस ऑर्बिट में जुपिटर चल रहा है ना। ट्रोजन्स आर अ टाइप ऑफ को ऑर्बिटल ऑब्जेक्ट। को ऑर्बिटल मतलब सेम ऑर्बिट है जैसा प्लैनेट का है ना। वेयर अ स्टार एंड अ प्लैनेट ऑर्बिट अराउंड अ कॉमन बैरी सेंटर। बैरी सेंटर यहाँ पे क्या है, सन है ना। तो सन के अराउंड ये लोग रिवॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे सेम ऑर्बिट में, है ना। तो दिस इज ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है ना। जो क्यों होती है ये, क्योंकि जब ब्लड के शुगर लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं ब्लड के शुगर लेवल्स, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता है बॉडी से, है ना। तो पैनक्रियाज जो है बेसिकली वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, और इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन बेसिकली जो ग्लूकोज होता है बॉडी में, है ना, उसको ब्रेक डाउन करके शुगर्स आती हैं, है ना। बेसिकली इसमें शुगर्स होती है, हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमको एनर्जी शुगर से मिलती है ना। तो इस शुगर को ये ब्रेक डाउन करता है इंसुलिन, है ना, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो बॉडी में क्या होता है, शुगर लेवल्स बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से मतलब ये सही नहीं होता है, शुगर लेवल्स बहुत बढ़ जाते हैं, है ना। तो क्या करना पड़ता है इसमें, जिसको भी डायबिटीज़ है उसको क्या करना पड़ता है, इसको एक्सटर्नल इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ना। डेली मतलब डेली लेने पड़ते हैं, डेली कुछ कुछ अमाउंट इंजेक्ट करना पड़ता है इंसुलिन का, ताकि बॉडी में शुगर लेवल्स मेंटेन रहे, है ना। तो दो टाइप की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो यंगर जनरेशन को होती है, मोस्टली 14 to 16 ईयर्स एज में होती है ना। तो ये इसलिए होती है क्योंकि जब इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा होता है, पैनक्रियाज इनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते, है ना। तो ऐसे जो बच्चे हैं इनको आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना पड़ता है डेली का डोज, है ना। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है, टाइप 2 डायबिटीज़ बेसिकली ओल्डर एज में होता है, जनरली 45 और अबव एज में होता है, जब इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है बट इनफेक्टिव होता है, मतलब ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहा होता है वो शुगर्स को, है ना। तो तब होता है ये टाइप 2 डायबिटीज़। अनलाइक इन टाइप 1 द सेल्स इन द बॉडी डू नॉट रिस्पॉन्ड टू इट एज इफेक्टिवली एज दे डिड वंस, है ना। तो ओल्डर एज के साथ जो सेल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती है ना। तो तब होता है टाइप 2 डायबिटीज़, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज एंड स्ट्रोक्स की बात करते हैं। तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जो एनसीडीज़ हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं, उनको टैकल करने के लिए। कब लॉन्च हुआ था, 2010 में लॉन्च हुआ था। 100 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस 21 स्टेट्स इसको लॉन्च किया गया था, टू प्रिवेंट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द मेजर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, है ना। समझ में आ रहा है। फोकस क्या था इस प्रोग्राम का, कि भाई हम हेल्थ को प्रमोट करेंगे, पहले ही डायग्नोस कर लेंगे ताकि हम प्रिवेंटिव केयर कर पाएँ, है ना। मतलब पहले से ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ। मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ केसेस करेंगे, है ना। बिसाइड स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, है ना। तो तो ये सब इसमें इसका फोकस था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बेरियम के बारे में बात करते हैं। तो अभी क्या हुआ है कि सीबीआई ने इंक्वायरी करी है फायर क्रैकर इंडस्ट्रीज़ में, जो थ्रेशोल्ड्स थी बेरियम की, उसके ऊपर छापा पड़ा है बेसिकली, है ना। तो वायलेशन हो रहा था, जितना बेरियम होना चाहिए, जितना कम होना चाहिए उतना कम था नहीं, है ना। लोग ऐसे ही यूज़ कर रहे थे। तो ये बेसिकली कहाँ यूज़ होता है, ये फायर क्रैकर्स में यूज़ होता है, आपने देखा होगा, है ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अभी ग्रीन क्रैकर्स लॉन्च किए थे, उस तो ग्रीन क्रैकर्स में बेसिकली यही था कि उसमें ये बेरियम और उसके सॉल्ट्स नहीं थे, है ना। क्योंकि बेरियम जो है वो एक टॉक्सिक इंग्रेडिएंट है ना। ये बेसिकली जब आप ने देखा होगा, जब आप दिवाली पे पटाखे चलाते हो तो उसमें कुछ ग्रीनिश कलर का ग्लो आता है। तो वो जो ग्रीनिश कलर का ग्लो आता है ना, वो किसकी वजह से आता है, वो बेरियम की वजह से आता है ना। तो क्या है बेरियम, ये एक सॉफ्ट सिल्वरी एल्कलीन अर्थ मेटल है ना। बहुत ही ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होता है। कभी बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्टिविटी होने की वजह से ये कभी फ्री फॉर्म में नहीं मिलता है ना, एज अ फ्री एलिमेंट कभी नहीं मिलता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रोसेरामिक्स में यूज़ होता है ना, स्टील और कास्ट आयरन में इसको यूज़ किया जाता है, ताकि हम जो कार्बन ग्रेन्स हैं उसका साइड रिड्यूस कर पाएँ, है ना। फायर वर्क्स में यूज़ होता है, ये तो हमने देखा ही। उसके बाद एक्सरे, जो रेडियो एक्सरेज होते हैं उनमें यूज़ होता है, ठीक है, इमेज प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद ये जो है ये कार्सिनोजेनिक नहीं होता है, ये ध्यान रखना, कैंसर कॉजिंग नहीं होता है, एंड ये बायो एक्यूमुलेट भी नहीं करता है, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन पता नहीं क्या होता है, जब मतलब एक स्पीशीज से दूसरे स्पीशी जब मतलब कंसंट्रेशन बेसिकली जब इंक्रीज़ करता जाए, है ना। मतलब आपकी बॉडी में जब बेरियम का कंसंट्रेशन साल भर साल इंक्रीज़ करता जाए तो उसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन, है ना।
तो इसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो ये बायो एक्यूमुलेट नहीं करता है ना, मतलब ये सिक्रीट हो जाता है एक्सक्रीटर से आपके, है ना। तो ये था अबाउट बेरियम। उसके बाद आगे बात करते हैं इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बारे में, जो कि है लेह में है ना। तो ले में है ये, है ना। ये बेसिकली काफ़ी अच्छी साइट है क्योंकि वहाँ पे एकदम क्लियर स्काई रहता है ऑब्जर्वेशन करने के लिए। तो थोड़ा बात कर रहे हैं इसके बारे में। इट इज़ हैनले साइट इज़ एज ड्राई एज अटाकामा डेजर्ट इन चिली एंड मच ड्रायर देन देवस्थल, जो उत्तराखंड में साइट है उससे भी ड्रायर है ये, है ना। एडवांटेजेस यही हैं, क्लियर नाइट स्काई रहती है, मिनिमल लाइट पॉल्यूशन रहता है, बैकग्राउंड एरोजॉल कंसनट्रेशन रहता है, एक्सट्रीमली ड्राई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती हैं, अनइंटरप्टेड मानसून रहता है ना। तो इस वजह से वहाँ पे ऑब्जर्वेशन काफ़ी हम अच्छे कर सकते हैं ना। कहाँ पर है? लेह लद्दाख में, ठीक है। वन ऑफ द हाईएस्ट लोकेटेड साइट्स फॉर ऑप्टिकल इंफ्रारेड गामा रे टेलीस्कोप्स, है ना। कौन ऑपरेट करता है इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर इसको ऑपरेट करता है ना। आगे बढ़ते हैं और नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन के बारे में बात करते हैं। तो इस बार नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन जो 2021 का था उसको किसको दिया गया? डेविड जूलियस और आर्ट्रम पाटापोशियन ऐसे ही बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, पाटापोशियन, इनको मिला है ना। क्यों मिला है भाई इनको? इन्होंने सेंसर्स डिस्कवर किए हैं ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से हमको ठंडी और गर्मी फील होती है, या फिर कोई हमको टच करता है तो हमारा सेंसरी जो वो होता है, कुछ सेंसर्स होते होंगे ना, जो हमको कोई टच करता है हमको पता चले, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है ब्रेन में, ब्रेन प्रोसेस करता है। तो वो क्या सेंसर्स है, उन्होंने इसको मतलब इन्होंने ये डिस्कवर किया है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है ना। उसके बाद केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन को मिला है। किस लिए मिला है? इन्होंने ऑर्गेनो कैटलिस्ट डेवलप किए हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट बेसिकली जो केमिकल रिएक्शंस होने में मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, है ना। वो कंज्यूम नहीं होता है, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट जो रिएक्शन का रेट है या जो टाइम है उसको अल्टर करते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं और इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में बात करते हैं। क्या है ये? बेसिकली इंडियन स्पेस एसोसिएशन, ये बेसिकली इसका एम ये है कि हम एक फोरम बनाएंगे स्पेस इंडस्ट्री के लिए, जिसमें प्राइवेट जो इंडियन प्लेयर्स है उसको हम अलाउ करेंगे, है ना। और वो पार्टनरशिप करेंगे किसके साथ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, और बाकी जो स्पेस इंडस्ट्रीज़ में स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ वो लोग पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, ताकि हम सेल्फ रिलायबल स्पेस सेक्टर में हम सेल्फ रिलायंस अचीव कर पाएँ, है ना। हमने देखा होगा इंडिया ने अब स्पेस में बेसिकली प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दिया है। पहले सिर्फ इसरो काम करता था, अभी काफ़ी बॉडीज़ भी बन रही हैं जो प्राइवेट सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए बन रही हैं, है ना। तो वो इसी डायरेक्शन में है सब। इसके फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? भारती एयरटेल, L&T, लार्सन एंड टर्बो, नेल्को जो कि टाटा ग्रुप का है, वन वेब जो कि वन वेब है एक जो स्पेस में काम करती है, स्पेस सेक्टर में कंपनी काम करती है ना। मैप माई इंडिया है, बालचंद्र इंडस्ट्रीज़ है, अल्फ़ा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ है, ये सब ने इनको मिलकर फाउंड किया है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्रिस्प एम टूल के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ क्रिस्प एम टूल? तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, है ना। क्लाइमेट रेजिलियंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, है ना। तो क्लाइमेट के प्रति ये हमारी क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन हमको देता है ना। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है बेसिकली ये, है ना। अंडर द टूल ऑफ महात्मा गांधी नरेगा, है ना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो इसमें क्या है? एक वेब है और एक मोबाइल फ़ोन है, जिससे हम GIS बेस्ड टूल है। GIS बेसिकली क्या होता है? जिसमें हम अर्थ के रिसोर्सेज को मैप करते हैं ना, वो होता है GIS, मतलब कि जोग्राफिक इन्फॉर्मेशन को बताता है कि कहाँ क्या फ्लो कर रहा है, कितना लैंड मास कहाँ पर है, इस टाइप से इन्फॉर्मेशन सारी वो बता देता है। GIS एडेड टूल दैट हैज़ बीन डिज़ाइन टू हेल्प कम्युनिटीज़ मेक क्लाइमेट स्मार्ट डिसीजंस, है ना, कि कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, कहाँ पे फ्लड्स आने वाले हैं, इस टाइप से चीज़ें ये बता देगा, है ना। तो 7 स्टेट्स में इसको लॉन्च किया गया। कहाँ पे? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और राजस्थान में, है ना। तो इसमें ये बता देगा कि ड्रॉट कब आने वाला है, क्लाइमेट कंडीशंस कैसी हैं, बारिश कितनी होने वाली है ना, इस टाइप से ये चीज़ें बता देगा। तो जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या है? सिस्टम दैट कैप्चर, स्टोर्स, चेक्स, डिस्प्लेस डेटा रिलेटेड टू द पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस, है ना। तो आपकी पोजीशन कहाँ पर है ना, अर्थ के रिस्पेक्ट में वो आपकी ये लोकेशन को कैप्चर करता है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं SC-120 LOX के बारे में बात करते हैं। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है उसने डिलीवर किया है हैवीएस्ट
सेमी क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक, ठीक है, जिसका नाम है SC-120 LOX इसरो को, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी खासियत क्या है, ये सेमी क्रायोजेनिक है ना। तो अभी तक हमने क्रायोजेनिक देखा था कि GSLV Mark 3 में थर्ड स्टेज होता है ना क्रायोजेनिक वाला, तो उसमें अब ये सेमी क्रायोजेनिक बेसिकली यूज़ होगा, है ना। फर्स्ट डेवलपमेंट वेल्डेड हार्डवेयर है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक 120 स्टेज, है ना। इससे क्या होगा कि पेलोड को इन्हेंस किया जा सकेगा, मतलब जो पेलोड मतलब जो जैसे कोई एस्ट्रोनॉट जा रहा है तो वो एक पेलोड है ना, रॉकेट के ऊपर। पेलोड मतलब जो वेट कैरी कर सकता है ना, वो जैसे GSLV कुछ कैरी कर सकता है 3,500 टन या जितना भी कैरी कर सकता है, जो वेट वो कैरी करता है दैट इज़ कॉल्ड पेलोड। लोड मतलब कितना लोड वो कैरी कर सकता है ना, तो वो बेसिकली बढ़ जाएगा क्योंकि ये सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, फ्यूल कम यूज़ होगा, है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम L110 स्टेज को हम रिप्लेस करेंगे जो अभी एट प्रेजेंट है। सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करें तो इंजन यूजेज अ रिफाइंड कैरोसिन इंस्टेड ऑफ अ लिक्विड हाइड्रोजन, है ना। लिक्विड हाइड्रोजन और अभी अभी एट प्रेजेंट क्या होता है कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्न होता है इस स्टेज में। अभी क्या हम उसकी जगह रिफाइंड कैरोसिन यूज़ करेंगे एज एन ऑक्सीडाइजर। अ सेमी क्रायोजेनिक इंजन इज़ मोर पावरफुल, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव, है ना। पावरफुल भी ज़्यादा है, चीप भी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है ना। तो ये इसके जो हैं वो बेनिफिट्स हैं, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं और ब्लू स्ट्रैंगलर्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये ब्लू स्टार टाइप ब्लर जो स्टार्स होते हैं ना, जब वो मतलब जब एक स्टार दूसरे स्टार में जाके मर्ज हो जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ब्लू स्ट्रैंगलर्स। दीज आर बिगर एंड अ ब्लूअर स्टार फॉर्म्ड व्हेन वन स्टार ईट्स अप अनदर, है ना। तो एक स्टार जब दूसरे स्टार में जाके निगल जाता है, कोई एक स्टार दूसरे स्टार को, है ना। जनरली तब होता है जब स्टार्स फट जाते हैं बेसिकली, तो वो ब्लू स्टार बना देते हैं दोनों मिलके, फ्यूजन हो जाता है बेसिकली दो स्टार्स का, इस टाइप से समझ सकते हो। तो उसको हम बोलते हैं, जो रिजल्टेंट बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लू स्ट्रैंगलर्स, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट जेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। तो जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है कि जब हम ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह तक, है ना। जैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक कोई पार्ट दूसरे पार्ट तक ले जाना, है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांट करना। ट्रांसप्लांटेशन मतलब मान लो आपका एक किडनी है ना, वो उसको मैं लेके किसी और पेशेंट में डाल दूँ, है ना, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि आपकी किडनी को मैंने ट्रांसप्लांट कर दिया, है ना, किसी और की बॉडी में मैंने उसको प्लांट कर दिया, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। अब जेनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, जेनो में क्या होता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ के क्रॉस होता है। जैसे मान लो मैंने किसी मंकी की लेट से किडनी ले ली, है ना, और मैंने किसी ह्यूमन में उसको प्लांट कर दिया, इम्प्लांट कर दिया, तो इसको हम बोलेंगे जेनो ट्रांसप्लांटेशन। मतलब जब डिफरेंट स्पीशीज़ के अक्रॉस ट्रांसप्लांटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन, है ना। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसप्लांटिंग लिविंग सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज़, है ना। सच सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स आर कॉल्ड जेनोग्राफ्ट्स और जेनो ट्रांसप्लांट्स, है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं जेनो ट्रांसप्लांट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी क्या हुआ, एक पिग की किडनी को बेसिकली, है ना, एक ह्यूमन बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया आफ्टर एडिटिंग इट, है ना। अभी तो ऐसा नहीं है पहली बार हुआ है ये, बट इस बार पहले भी ट्राई हो चुका है ना, बट इस बार सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ है इस चीज़ का, है ना। तो इसमें हुआ क्या, इसमें किडनी जो है पिग की, उसको उसके जीन को एडिट किया गया। पहले एक जीन को काटा गया जिसमें एक शुगर मॉलिक्यूल को हमने हटाया, जिसको हम अल्फ़ा गैल बोलते हैं। तो बेसिकली ये वाला जो शुगर मॉलिक्यूल है, ये ह्यूमन बॉडी में एक्सेप्टेंस इसका कम है बहुत ज़्यादा, तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। अल्फ़ा गैल इज़ नॉट नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमंस एंड दिस मॉलिक्यूल कैन एलिसिट अ डिवास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। तो अगर ये बॉडी में आता है तो बॉडी बहुत ही डिजास्टरली रिएक्ट करती है, और मतलब इम्यून रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इस चीज़ में, है ना। बॉडी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाती है डिसीज़ के, है ना। तो इसीलिए इसको हटाया गया और फिर ट्रांसप्लांट किया गया, है ना। तो बस यही आपको याद रखना है ना। इसके बाद आगे है एआई पे चर्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चर्चा। जैसे चाय पे चर्चा होती है वैसे एआई पे चर्चा होगी अब, है ना। तो अब हम ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, ये ऑर्गेनाइज़ किया नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ऑब्वियसली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऐसा कुछ भी चीज़ जो होता है आईटी से रिलेटेड कौन ऑर्गेनाइज करता है, मीटी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, है ना। स्कीम का नाम क्या है, थीम क्या है, एआई फॉर डेटा ड्रिवन गवर्नेंस, है ना, कि गवर्नेंस में हम एआई को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो इसके बारे में हम बात करते हैं कि नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है हमारा, वो कब क्रिएट हुआ था। 2009 में इसको क्रिएट किया गया था। किसने क्रिएट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड, जहाँ पे भी ई आ जाए, मैंने क्या बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहता है ना, यही मिनिस्ट्री रहती है।
एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस डिवीजन अंडर द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, है ना। तो डिजिटल इंडिया को बेसिकली बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसको नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन को बनाया गया था, है ना। टू सपोर्ट द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन प्रोग्राम मैनेजमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। बहुत ही सब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ आता है तो सही मार के आना है आपको, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के बारे में बात करते हैं। ये नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है जिसको मीटी ने इस्टेब्लिश किया था, है ना। सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के 2013 के अंदर इसको रजिस्टर किया गया है ना। सपोर्ट प्रोवाइड करती है मिनिस्ट्रीज और स्टेट को, ताकि डिजिटल इंडिया जो मिशन है उसको हम बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएँ और आगे बढ़ा पाएँ, है ना। तो ये इसका मकसद है, समझ में आ गया। तो ये हमारे हो गए साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स, है ना। इतने ही इंपॉर्टेंट थे, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद आगे बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में पहला है अबाउट तवांग। तो तवांग आपने बहुत सुना होगा, तवांग मोनेस्ट्री, है ना। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि चाइनीज़ सोल्जर्स वहाँ पे स्पॉट किए गए, है ना। तो उनकी लार्ज पेट्रोल टीम इसके नियर जो यांगसे है ना, तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे ये लोग थे। तो तवांग के बारे में इसलिए बात कर लेते हैं हम। तवांग वॉज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ तिब्बत, पहले तिब्बत का पार्ट था। 1914 का जो शिमला एकॉर्ड था, जिसमें अपने मैकमोहन लाइन को बनाया था, उसमें तवांग को अरुणाचल प्रदेश का पार्ट डिक्लेयर किया गया था, है ना। बट ये जो मैकमोहन लाइन है ये चाइना रिकॉग्नाइज नहीं करता है ना। तो इसकी हम लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पर है। देखो, दिस इज़ भूटान, है ना। दिस इज़ भूटान, ये अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर है। मैकमोहन लाइन जो है ये वाली, है ना। और यहाँ पे है तवांग, है ना, जस्ट बॉर्डर के इस साइड है ना। तो दिस इज़ तवांग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं लुखा रिवर के बारे में बात करते हैं। तो लुखा रिवर में बेसिकली डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट को रन किया मेघालय स्टेट ने, है ना। तो लुखा रिवर पहले बहुत ही डिग्रेड हो गई थी, तो उसको अभी काफ़ी रिवाइव कर लिया गया है। उससे पूरा पॉल्यूशन डिटॉक्सीफाई कर दिया गया है ना। तो इसमें फाइटो रेमेडिएशन की बेसिकली टेक्निक इन्होंने यूज़ की है ना। तो इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि फाइटो रेमेडिएशन क्या है। पहले हम थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। लोकेटेड इन द सदर्न, कहाँ पर है ये? सदर्न पार्ट ऑफ ईस्ट जयंतिया हिल्स ऑफ, जो गारो खासी जयंतिया हिल्स हम मार्क करते हैं ना यहाँ पे, गारो खासी जयंतिया जो मेघालय के यहाँ पे मार्क करते हैं हम, वहाँ पे जयंतिया हिल्स के पास है ये, है ना। वाटर इसमें कहाँ से आता है? लूनार रिवर से आता है ना। और बाकी छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं जहाँ से ये पानी रिसीव करता है ना। तो फाइटो रेमेडिएशन मेथड से हमने इसको डिटॉक्सीफाई किया है, जहाँ पे वेयर एल्गी, जिसमें जहाँ पे हमने एल्गी को यूज़ किया टू रिमूव टॉक्सिक कंटेंट्स ऑन द वाटर, है ना। तो फाइटो रेमेडिएशन के बारे में बात कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट, एक मिनट। इसको ना हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हो गया है ब्लैक सी ख़राब यहाँ से, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको दूसरे में ले जाते हैं। चलो, सॉरी फॉर दिस। तो फाइटो रेमेडिएशन के बारे में बात करते हैं। तो फाइटो रेमेडिएशन क्या है? ये एक बायो रेमेडिएशन की टेक्निक है ना। एक बायो रेमेडिएशन की टेक्निक है जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जिसमें हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं बेसिकली टू ट्रांसफ़र, स्टेबलाइज, डिस्ट्रॉय कंटामिनेंट्स इन द सॉइल, ग्राउंड वाटर, है ना। सॉइल में या ग्राउंड वाटर में बेसिकली हमको जब कंटामिनेंट्स को वो करना रहता है, डिस्ट्रॉय करना रहता है, तो हम इस फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक को यूज़ करते हैं, है ना। तो ये है फाइटो रेमेडिएशन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और सीला मेन टनल के बारे में बात करते हैं। तो ये टनल बेसिकली क्या करेगा? ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा टू तवांग इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। जो फाउंडेशन है स्टोन का, वो प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में फरवरी में बेसिकली यहाँ पे ले किया था, है ना। कनेक्टिविटी किसके बीच में है? ये गुवाहाटी इन असम एंड तवांग। तो गुवाहाटी, असम में जो गुवाहाटी है ना, वहाँ से लेकर तवांग तक ये बेसिकली आपका कनेक्टिविटी देगा, है ना, थ्रू बालीपारा शारीद्वार तवांग रोड, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द प्रोजेक्ट वर्तक टू स्ट्रेंथन द नेशनल सिक्योरिटी, है ना। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, ठीक है। तो ये याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाया है किसके अंडर? प्रोजेक्ट वर्तक के अंदर, ठीक है, टू एनहांस द नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद टिग्रे रीजन की बात करते हैं। कहाँ पे? ये इथोपिया में। बस यही याद रखना है आपको। वहाँ पे इंटर्न अभी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इथोपिया में है, ये आपको याद रखना है ना। उसके बाद ये होमलैंड है किसका? तिग्राई, इरोब एंड कुनामा पीपल का, ठीक है। वहाँ की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? मेकिले। मेकिले वहाँ की लार्जेस्ट सिटी है ना। अब लास्ट आर्टिकल बात करते हैं अबाउट ब्लैक सी, जिसका हमने अभी फोटो हटाया है ना तो कहाँ पर है ये? ईस्टर्न यूरोप में है ना।
इसका हम भी लोकेशन हम देखेंगे, ठीक है। कनेक्ट किसको करता है, सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करता है बाय स्ट्रेट ऑफ कर्च, तरंदले स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड मारमरा सी। फॉर्म्स अ ट्रांसनेशनल जोन बिटवीन मेडिटेरियन एंड ब्लैक सी। चलो पहले देख लेते हैं, इससे तो क्या ही पता चलेगा, इसको देख ही लेते हैं। तो ब्लैक सी हम मार्क करते हैं अभी, ठीक है। तो ये रहा ब्लैक सी हमारा, है ना, दिस इज़ ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में अगर आप देखो अच्छी तरीके से देखो इसको, तो यहाँ पे है सी ऑफ अजोव, है ना, ब्लैक सी के नॉर्थ में है सी ऑफ अजोव, ठीक है। तो ये जो यहाँ से कनेक्शन दिख रहा है ना आपको, दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च। कौन सी है ये, स्ट्रेट ऑफ कर्च, कच नहीं कर्च, ठीक है, कर्च, दिस इज स्ट्रेट ऑफ कर्च, ठीक है। ये आपको दिख गया एक, ठीक है। उसके बाद ब्लैक सी के जब आप इधर आओगे तो दिस इज टर्की, ये यूरोपियन पार्ट है टर्की का, दिस इज एशियन पार्ट, मतलब मिडिल ईस्ट वाला पार्ट ये है टर्की का, है ना। तो ये ये बेसिकली आपका ईस्टर्न टर्की बोल सकते हो, दिस इज़ वेस्टर्न टर्की, ठीक है। ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है, मतलब यहाँ पे चैनल है, ठीक है, यहाँ पे चैनल है, इसको हम बोलते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक है। ये चैनल है ना, ये बीच वाला यहाँ दिख रहा है ना, ये इसमें दिख नहीं रहा होगा अच्छे से, बट आप ये समझ लो कि ये जो दो पार्ट है ना, यहाँ वाला और यहाँ वाला, ये जो दोनों हैं बीच में पानी का एक चैनल है, ठीक है। तो वो है स्ट्रेट, ठीक है, वो है कौन सा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। तो सी ऑफ मरमरा से ब्लैक सी को जोड़ता हुआ स्ट्रेट है वो, कौन सा, बॉस्फोरस स्ट्रेट। उसके बाद एक ये है, देखो ये वाला जो सी ऑफ मरमरा को अज्ञान सी से जोड़ता है, ये वाला बीच में, दिस इज दरंदले स्ट्रेट, दरंदलेस, ठीक है, दरंदले स्ट्रेट ये वाला है। समझ में आ गया, 3 स्ट्रेट हमने डिस्कस किए, कर्च, बॉस्फोरस और दरंदले स्ट्रेट, ठीक है। तो लोकेशन अच्छे से देख लेना, ठीक है। ये मेडिटेरियन सी है नीचे, यहाँ से थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको अज्ञान सी मिलेगा, छोटा सा पार्ट है यहाँ पे, है ना। उसके बाद ये अज्ञान सी ऑफ मरमरा से कनेक्टेड है बाय दरंदले स्ट्रेट। ये सी ऑफ मरमरा जो है वो ब्लैक सी से कनेक्टेड है बाय बॉस्फोरस स्ट्रेट। यहीं पे ही है इस्तांबुल जो टर्की का कैपिटल है ना। इस इस्तांबुल से आपको ये ब्लैक सी भी दिखेगा और इधर भी दिखता है ये वाला पार्ट मरमरा और ये सब भी दिखता है ना। उसके बाद ब्लैक सी को अब फिर और ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेट ऑफ कर्च है जो ब्लैक सी को सी ऑफ अजोव से जोड़ता है, ठीक है। अब उसके बाद हम कंट्रीज़ बॉर्डरिंग देख लेते हैं, ब्लैक सी कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डरिंग है, तो कौन कौन सी है, रशिया है ना, यूक्रेन है, ठीक है, रशिया है, यूक्रेन है, रोमानिया है ना, बल्गेरिया है, ठीक है, फिर टर्की तो है ना, टर्की तो है ही दोनों साइड से, और फिर यहाँ पे जॉर्जिया है ना। तो नाम याद कर लो, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, है ना, टर्की और जॉर्जिया, ठीक है, समझ में आ गया, रशिया, यूक्रेन, बल्गेरिया, टर्की और जॉर्जिया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया अबाउट ब्लैक सी की लोकेशन भी हमने देख लिया है ना। एंड दिस वाज आवर लास्ट आर्टिकल, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर। फॉर मोर सच कोर्सेज यू कैन लॉग ऑन टू www.thelaymanway.com। तो चलिए आज का MCQ आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना, तो इसको पढ़ने के बाद आज का MCQ भी आप कर लीजिएगा, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।